नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर यूजीसी नेट उत्कर्ष के अनिल सर की क्लास में। दोस्तों, आज उस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और पिछले सेशन में हमने कुछ नई चीज़ें सीखी थी और मैं आशा करता हूं कि जो बच्चे रेगुलरली इन क्लासेस को देख रहे हैं वो नोट्स कॉपी खोल चुके हैं अब तक और पेन रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कड़ी को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पेपर 1 के चल रहे हैं। क्वेश्चंस तो बहाना है, मकसद तो एग्जाम में नैया पार कराना है। आपके सामने एक कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ चुका। क्वेश्चन कह रहा प्रोपागैंडिक कम्युनिकेशन एट द नेशनल लेवल इज सपोज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ट्रुथ नीड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉल्सहुड। सबसे पहले तो ये प्रोपागैंडिक कम्युनिकेशन, अधिप्रचार होता क्या है? प्रोपागैंडिक कम्युनिकेशन को हिंदी में अधिप्रचार कहते हैं। और राष्ट्रीय स्तर का अधिप्रचार जब करते हैं तो इस संप्रेषण में इस तथ्य को स्वीकारा जाता है कि सत्य को झूठ से पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए सुनिए, प्रोपागेंडा, अधिप्रचार, नाम में छुपा है अधिप्रचार, मतलब प्रचार ज्यादा करना, फालतू बोलना, एक्स्ट्रा चीजें बताना, प्रोपागेंडा करना, चाहे सच हो या झूठ उसको फैलाना, शोर मचाना। शोर मचाने का मतलब वो वाला शोर मचाना नहीं, संचार का शोर है ना। यानी कोई, आपने मान लीजिए कोई पार्टी है जो अपने आने वाले चुनावों के लिए कोई अपना चुनाव पत्र या वादे, इन सब का प्रोपागेंडा करती है। कई बार कोई कंपनी प्रोपागेंडा करती है अपना, कई बार कोई मीडिया चैनल प्रोपागेंडा करता है। तो प्रोपागेंडा शब्द का मतलब ही यही है अधिप्रचार में कि अधिप्रचार में सच और झूठ मिक्स हो जाता है। सच और झूठ के बीच की लाइन बहुत छोटी हो जाती है, अधिप्रचार में मिक्स हो जाता है। सच को झूठ से अलग नहीं करते ये लोग, सच और झूठ सब दिखाते हैं। और प्रोपागेंडा शब्द का मतलब ही यह है कि इसके शब्द में ही इस बात की भावना आ जाती है कि ज्यादातर झूठ को ही जोर जोर से बोल के दिखाएंगे। वो कहते हैं ना कि झूठ को 10 बार बोलने से सच हो जाता है। जब आप कोई चीज को 10 बार सुनते हो तो वो आपको सच लगने लग जाती है। तो प्रोपागेंडा करने का काम ही यही है कि कोई ना कोई चीज को सिखाना, परसुएड करना, किसी चीज को मनवाना, कि पब्लिक को किसी तरफ ले जाना, इसीलिए प्रोपागेंडा किया जाता है। चुनाव प्रचार भी एक प्रोपागेंडा है। पार्टियों का जो चुनाव प्रचार होता है, पार्टियों का जो चुनावी वादे होते हैं, ये जो चुनावी सभाएं होती हैं, भाषण होते हैं, ये सब प्रोपागेंडा है। किस चीज का प्रोपागेंडा है? हमारी पार्टी सर्वश्रेष्ठ है। क्या यह सच होता है क्या? कभी भी नहीं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम आएंगे तो आपका जीवन सुधार देंगे, आप गंगा नहा लोगे, हम आपका जीवन में बिल्कुल बदलाव ला देंगे। ये प्रोपागेंडा करते हैं, अधिप्रचार करते हैं। किसी भी सच को अधिप्रचार करने की आवश्यकता कहां होती है? तो ये इस संप्रेषण में ही ये तथ्य छुपा होता है। सुनने वाला भी और बोलने वाला भी ये बात जानता है। इस संप्रेषण में तथ्य छुपा है कि सत्य को झूठ से पृथक नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं बोल सकते ये सच है ये झूठ है। सब कुछ सच ही है साहब, जो हम बोल रहे हैं वो सब सच है। यानी सच और झूठ सब मिक्स होके आता है। सच और झूठ के बीच की लाइन बहुत बारीक होती है। प्रोपागेंडा में सच जो है वो धुंधला जाता है, सच झूठ में ही छुप जाता है और झूठ में ही उसके कपड़े पहन लेता है। उसी को अधिप्रचार या प्रोपागेंडा कहते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रोपागेंडा कम्युनिकेशन एट द नेशनल लेवल इज सपोज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ट्रुथ नीड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉल्सहुड। सत्य को झूठ से पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अधिप्रचार संवेदी संप्रेषण में इस बात का तथ्य स्वीकारा जाता है। सच बात है, बिल्कुल 100% सही बात है। तो पहला कथन एकदम सत्य है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। द मीडिएटेड प्रोपागेंडा प्रोसेस। अब मीडिएटेड प्रोपागेंडा प्रोसेस का मतलब क्या? मीडिएटेड प्रोपागेंडा प्रोसेस का मतलब होता है जो व्यक्ति या पार्टी प्रोपागेंडा करना चाहती है वो किसी मीडिया, किसी चैनल या किसी जनसंचार के माध्यम से प्रोपागेंडा करती है। और वो जनसंचार माध्यम का काम है
इट ब्लर्स ट्रुथ एंड फॉल्सहुड इन ऑर्डर टू बी परसुएसिव। मैं भी यही तो आपसे कह रहा था कि परसुएट करने के लिए, विश्वासोत्पादकता बनाने के लिए, सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए आप सत्य को और झूठ को, दोनों के भेद को स्पष्ट कर देते हो। आप सभी चीजों को ऐसे पेश करते हो जैसे वो सत्य हैं। और यह व्यवहारित अधिप्रचार प्रक्रिया का काम है, मीडिएटेड प्रोपेगेंडा का काम ही यही है कि आप उस प्रचार को जनसंचार के माध्यम से सत्य को झूठ का आवरण पहनाकर और झूठ को सच का आवरण पहनाकर मिक्स करके पेश कर देते हो। तो ये बात सही है कि व्यवहारित अधिप्रचार प्रक्रिया में सच और झूठ के भेद का स्पष्ट हो जाता है, इसलिए स्पष्ट कर देते हैं ताकि आप उस पर विश्वास करें, आप उसको माने। और आपको मतलब पब्लिक को मनवाने के लिए ये किया जाता है। इट इज एक्चुअली, इट ब्लर्स ट्रूथ एंड फॉल्सहुड इन ऑर्डर टू बी परसुएसिव। बिल्कुल सत्य बात है, 100% सच है। तो दोस्तों, दोनों ही कथन सत्य हैं और ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य हैं। हो गया, चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक फैलेसी आ चुकी है। मैं अपनी क्लासेस में फैलेसी की बात पहले भी क्वेश्चंस के बहाने कर चुका हूं, वैसे मैं अलग से इसकी एक क्लास भी रखूंगा फैलेसीज के ऊपर। फैलेसी बहुत बड़ा टॉपिक है और 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक फॉर्मल फैलेसीज होती हैं और एक इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं। ये दोनों फैलेसीज जो हैं, ये आपके वेस्टर्न फिलॉसफी में होती है और एक इंडियन फिलॉसफी की फैलेसीज होती है जिनको हेतवाभास कहते हैं। तो फैलेसीज 3 अलग अलग हिस्सों में हैं। एक वेस्टर्न फिलॉसफी की फैलेसीज हैं, वो 2 तरह की हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल फैलेसी, एक तो फैलेसी का मतलब क्या है? फैलेसी यानी युक्ति दोष। फैलेसी एक एरर है, फैलेसी एक त्रुटि है। जब आप कोई स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना चाहते हो, कंक्लूजन को, उसकी वैधता को प्रूव करना चाहते हो, वैलिडिटी ऑफ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ गिवन स्टेटमेंट, और वो कंक्लूजन किसी वजह से उस स्टेटमेंट से नहीं निकलता, अवैध होता, इनवैलिड होता, तो वो उसके इनवैलिड होने की वजह जो है, वो जो दोष है, उस युक्ति में जो दोष है, दैट एरर इन द रीजनिंग और द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड फैलेसी। तो वो युक्ति का दोष जिसकी वजह से निष्कर्ष का कथन से अवैध होना आपने साबित कर दिया, उस दोष को युक्ति दोष या फैलेसी कहते हैं। और युक्ति दोष या फैलेसी, अगर आप बात करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी की, डिडक्टिव रीजनिंग की, तो 2 तरह की होती है। एक होती है जो डिडक्टिव रीजनिंग के कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, उनको कहते हैं फॉर्मल फैलेसीज, और वो 6 तरह की होती है। और 6 क्यों होती है? क्योंकि फॉर्मल फैलेसीज के कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में 6 रूल्स दिए हैं। उन 6 रूल्स का टूटना 6 दोष है, 6 एरर्स है, और उनसे बनती है 6 फैलेसीज। और अगर वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड फैलेसी नहीं, अगर फैलेसी या युक्ति दोष उसकी संरचना, उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर से लेना देना नहीं, व्यवस्था से लेना देना नहीं, लेना देना है तर्क से, लेना देना है अर्थ से। इफ देयर इज एन एरर इन द रीजनिंग और द मीनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट और द लॉजिक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तब हम कहेंगे ऐसी फैलेसी को इनफॉर्मल फैलेसी। और इनफॉर्मल फैलेसीज 18 तरह की, वो भी पढ़ोगे आप मेरे से पूरी। 18 तरह की इनफॉर्मल फैलेसीज जो आपके कोर्स में, पूरी सिलेबस में, और आती हैं, मतलब 18 के 18 किसी न किसी रूप में आ चुकी। और फिर आती है तीसरी बात, ये तो हो गई वेस्टर्न फिलॉसफी की सिस्टम की फैलेसीज। अब एक आती है इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में भी युक्ति में दोष माना गया है, और वो दोष माना गया मध्यपद की वजह से। क्यों? क्योंकि हेतु, जो जिसको अपन मध्यपद कहते हैं भारतीय दर्शन में, उसका उस स्ट्रक्चर में, जैसे एरिस्टोटल ने दिया था वैसे ही हमारे महर्षि गौतम ने भी दिया था, बल्कि महर्षि गौतम ने तो पहले दिया था। तो महर्षि गौतम ने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है सिलोजिज्म का, जिसको आप न्याय निगमन नाम दिया गया है,
तो ये न्याय निगमन नहीं है, ये न्याय तर्क है, और न्याय तर्क निगमन और आगमन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों पर बेस्ड है। और उसमें जो मिडिल टर्म है, जो कॉमन टर्म है, जिसको आप हेतु कहते हैं, उसके होने की कारण या रूल्स 5 हैं, और उन 5 रूल्स के बेसिस पर 5 फैलेसीज हैं। हेतु के 5 लक्षण हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बेसिस पे 5 फैलेसीज हैं, और उन फैलेसीज को हेत्वाभास कहते हैं। तो वो अलग से पढ़ेंगे, मैं इसकी अलग से क्लास भी रख लूंगा ताकि आपको ये पूरा डिटेल में मैं बता सकूं विद एग्जांपल्स। तो अभी हम क्वेश्चन में जो दी गई फैलेसी उसको अध्ययन करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में जो फैलेसी है वो मैंने आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में जो इनफॉर्मल फैलेसी बताई वो है, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहां तो स्टेटमेंट के रीजन और लॉजिक और आर्ग्यूमेंट की मीनिंग पर बेस्ड है फैलेसी। युक्ति कह रही है कैपिटल पनिशमेंट इज मॉरली रॉन्ग बिकॉज इट इज एथिकली इम्परमिसिबल टू इन्फ्लिक्ट डेथ एज पनिशमेंट फॉर क्राइम। मृत्युदंड नैतिक रूप से गलत है क्योंकि अपराध के लिए मृत्युदंड देना नैतिक रूप से अनुमेय है। अनुमेय मतलब कि वो इम्परमिसिबल है, जिसकी परमिशन नहीं। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाक्य में एक ही बात को 2 बार बोला गया और उसी बात को दोहरा दिया गया नए शब्दों में। एक ही बात को 2 बार बोल दिया घुमा फिरा के, लेकिन उसको वजह नहीं बताई, साबित नहीं किया। पहली बात क्या बोली? मृत्युदंड नैतिक रूप से गलत है। अब मृत्युदंड नैतिक रूप से क्यों गलत है, उसकी वजह क्या दे रहा है? क्योंकि। अब क्योंकि के बाद जो वजह दे रहा है वो भी यही बात दोबारा बोल दी उसने, उसी बात को गोल गोल घुमा के वापस बोल दिया। क्योंकि अपराध के लिए मृत्युदंड देना नैतिक रूप से अनुमेय है। अनुमेय मतलब परमिशन नहीं है, उसकी इजाजत नहीं, नैतिक रूप से उसको इजाजत नहीं। आप पहले भी तो ये बोल रहे थे नैतिक रूप से गलत है, फिर भी यही बोलो नैतिक रूप से उसकी इजाजत नहीं। तो फिर नैतिक रूप से इजाजत नहीं है, नैतिक रूप से गलत है, एक ही तो बात हो गई। क्यों नहीं है? उस बात को तो, उसके वजह को तो नहीं बताया, और एक ही बात को गोल गोल घूम करके वापस भी बता दी। तो ऐसी कोई युक्ति, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट दिया गया उसी को ही दोबारा गोल गोल घुमा दिया जाए और उसकी वजह नहीं बताई जाए, तो ऐसी फैलेसी को पेटिशियो प्रिंसिपिया कहते हैं। लैटिन वर्ड है बच्चों, पेटिशियो प्रिंसिपिया। मैं यहां लिख देता हूं। पेटिशियो प्रिंसिपिया। अब पेटिशियो प्रिंसिपी ये तो लैटिन नाम हो गया, इसका इंग्लिश नाम भी है। इंग्लिश नाम है बेगिंग द क्वेश्चन और सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। इसको बेगिंग द क्वेश्चन भी कहते हैं और इसको सर्कुलर आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट यानी वृत्ताकार तर्क है, गोल गोल घुमा रहे हो आप, उसी बात को गोल गोल घुमाए जा रहे हो। बेगिंग द क्वेश्चन मतलब जो बात बोली क्वेश्चन ने, वही बात आप वापस बैक कर दी, वापस आपने बोल दी, उसे साबित तो किया, उसकी वजह तो बताई नहीं। तो पेटिशियो प्रिंसिपी, बेगिंग द क्वेश्चन और सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, ये तीनों नाम एक ही आदमी के। ये लैटिन नाम है, ये इंग्लिश नाम है, और ये अर्थपूर्ण नाम है, और कोई भी नाम दे सकता है एग्जामिनर, इसलिए मैंने तीनों नाम लिख दिए। मैंने एग्जाम में देखा ये कई बार आ गए, ये फैलेसी कई बार आ गई, और कई बार पेटिशियो प्रिंसिपी बोल देते हैं, ऑप्शन में लिखा होता है, कई बार ऑप्शन में बेगिंग द क्वेश्चन लिखा होता है, कई बार ऑप्शन में सर्कुलर आर्ग्यूमेंट लिखा होता है, बात एक ही है। और जब जब ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट आए जिसमें स्टेटमेंट में बोली गई बात को ही दोबारा गोल गोल घुमा दी जाए, उसकी वजह नहीं बताई जाए, उसको प्रूव नहीं किया जाए और उसी को प्रूव करने के नाम पर वापस दोबारा बोल दी जाए, तो उसको बेगिंग द क्वेश्चन कहते हैं। और ऐसी फैलेसी को बेगिंग द क्वेश्चन या सर्कुलर आर्ग्यूमेंट या पेटिशियो प्रिंसिपिया, ठीक है। तो इसका आंसर ये आपका सी ऑप्शन आ चुका, बेगिंग द क्वेश्चन। आत्माश्रय दोष,
हिंदी में कहते हैं आत्माश्रय दोष। आत्माश्रय मतलब आत्म आश्रय, मतलब आप खुद में ही आश्रय ले रहे हो, दूसरे की बात ही नहीं कर रहे, खुद की बात करिए और खुद ही में घुस गए, खुद ही में आश्रय ले रहे। आत्माश्रय, आत्माश्रय मतलब स्वयं में ही अपनी बात खुद ही बोल दी, उसको साबित ही नहीं करी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये था फैलेसी ऑफ पेटिशियो प्रिंसिपी या बेगिंग द क्वेश्चन। चले आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको फैलेसी समझ में आ गई अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस के दौरान मैं एक एक ऐसे फैलेसी आपको अलग से भी समझाता जाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन के समय ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती। बाकी फैलेसी का एक अलग से हम क्लास ले लेंगे। नेक्स्ट, हालांकि फैलेसी एक क्लास में तो समझाने वाली चीज है नहीं, उसकी तो कई क्लासेस लेनी पड़ेंगी, पर एक बार एक क्लास में आपको मैं उसका पूरा एक चीजें मेन बता दूंगा, जरूरत पड़ी तो फिर एक और लेंगे। आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट या युक्ति एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, वाक्यों का जोड़ा या वाक्यों का समूह, जिसमें दो वाक्य कथन के रूप में और एक वाक्य निष्कर्ष के रूप में दिया जाता है, और निष्कर्ष को कथन के आधार पे उसकी वैधता को जांचना होता है। इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जब स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस का सेट दे रखा हो, जिसमें कुछ सेंटेंस स्टेटमेंट हो और कुछ कंक्लूजन हो, और कंक्लूजन्स की वैलिडिटी स्टेटमेंट्स के बेसिस पे चेक करनी हो, ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब ये ढूंढो कहां पे, तो आपको पहली चीज का तो आंसर मिलेगा। और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, तो पहले डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बातें कर रहा है। एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बातें कर रहा है। एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इंडक्टिव या डिडक्टिव कुछ भी हो सकता है। आर्ग्यूमेंट सिर्फ डिडक्टिव या सिर्फ इंडक्टिव नहीं होता है। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन विच अ क्लेम इज डिफेंडेड विद रीजन। हाँ, यही मैं आपसे कह रहा था, यह कथनों का एक समुच्चय जिसमें निष्कर्ष का बचाव आधार वाक्य द्वारा किया जाता है। बचाव मतलब प्रूव करना, उसके वैधता को जांच करना। तो एक बोलने का तरीका है डिफेंडेड विद रीजन। रीजन कौन है? प्रीमाइस है। प्रीमाइस मतलब कथन। तो बच्चों ए का तो 4 है, ये तो अपना काम कंफर्म हो गया। अब ए 4 है, ठीक सर। अब बी देखते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। देखिए, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वो होता है जिसमें एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की स्टेटमेंट ट्रू होती है और कंक्लूजन भी ट्रू होता है, या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो जिसमें स्टेटमेंट से कंक्लूजन के निकलने की बात हो रही हो। ये दोनों स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो अब देखते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट इज आइदर इज इनवैलिड, नहीं, इनवैलिड अगर है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन विच द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो प्रोबेबली फ्रॉम द प्रीमाइसेस। अगर वो प्रीमाइसेस से फॉलो नहीं आ रहा तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये तो अनसाउंड है। एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन विच द कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस। हाँ, एक ऐसा आगमनात्मक युक्ति जिसमें निष्कर्ष संभवतः आधार वाक्य से निकलता है। अगर निकल रहा है तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। ये आपका बी है, बी 3rd। आगे चलते हैं, तीसरा है अनसाउंड आर्ग्यूमेंट। लीजिए, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट की अभी मैंने बात करी थी बच्चों, ये है अनसाउंड आर्ग्यूमेंट। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट इज आइदर इनवैलिड और एटलीस्ट वन फॉल्स प्रीमाइस। एक ऐसा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसका कम से कम एक युक्ति या तो अमान्य है या कम से कम एक आधार वाक्य है, तो ये तो अनसाउंड हो गया, या तो ये है या वो है। तो ये हमारा सी हो गया, सी फर्स्ट। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो जिसमें कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है, ये वीक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये इसका वीक पार्ट है, डी 2nd। ये ढूंढो कहां है, A4, B3, C1 और D2। A4 तो, अरे वाह मजा आ गया, A4 तो एक में ही है बच्चों। ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि A4 तो एक में ही है, तो इसको तो हम बिना सॉल्व किए ही आंसर दे सकते थे कि A का 4 जैसे ही पता चला वो तो एक में ही है, तो तुरंत आंसर वहीं पे ही आ गया। पर खैर मेरा काम तो था सबको समझाने का आपको, इसलिए मैं तो एक एक ऑप्शन समझाने का मैंने तो ठान लिया। मैं तो आपको पहले दिन ही कह दिया था कि मेरी इन क्लासेस को जो बच्चा भी देखेगा उसके पेपर 1 के सब्जेक्ट्स तो मैं मजबूत कर दूंगा, और पेपर 1 के सब्जेक्ट्स मजबूत हो गए तो पेपर 1 में अगर 80% ले आया हो तो उसको JRF करने में बहुत सुविधा हो जाएगी, उसको सपोर्ट बहुत मिल जाएगा। यही उद्देश्य है हमारा, बस और कोई उद्देश्य नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, साउंड आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, साउंड आर्ग्यूमेंट, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट, इन सब के बारे में पता चल गया कौन
क्या क्या है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आशा करता हूं आप नोट्स उतार रहे हो, लिखते जा रहे हो, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। लिखते रहेंगे तो फिर चीजें समझ में आती जाएंगी। दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है, और ये जो स्टेटमेंट है अब की बार ये रिसर्च का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। द पर्पस ऑफ ए ब्लाइंड स्टडी इज टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फिगरिंग आउट व्हाट द एक्सपेरिमेंटर वांट्स। एक ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। अब आपके सबके मन में आ रहा होगा यार ये ब्लाइंड स्टडी क्या बोला आ गई। तो पहले मैं ये बता दूं ये ब्लाइंड स्टडी क्या चीज होती है। तो पहले आज इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ब्लाइंड स्टडी दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल ब्लाइंड, एक होती है डबल ब्लाइंड। पर ये बाद में, पहले तो ब्लाइंड स्टडी क्या होती है, पहले तो वो जानना जरूरी है कि ब्लाइंड स्टडी क्या है ना। तो दोस्तों ब्लाइंड स्टडी का मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे एक एक्सपेरिमेंटर होता है और एक पार्टिसिपेंट होता है ना। जब आप रिसर्च करते हैं या कोई शोध करते हैं, खोज करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप एक 2 व्यक्ति होते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंटर होता है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है या खोज कर रहा होता है या कोई टेस्ट कर रहा होता है, और जिस पे वो कर रहा होता है वो पार्टिसिपेंट है कि नहीं। पार्टिसिपेंट मतलब प्रतिभागी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी ज्यादातर कहाँ पे जरूरत पड़ती है, कहाँ यूज आती है, वर्ड्स यूज कहाँ आते हैं। चिकित्सा विज्ञान में बहुत यूज होते हैं। चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस। आपको पता है मेडिकल साइंस में 65% इलाज प्लेसिबो इलाज होता है। अब आप बोलोगे प्लेसिबो क्या बोला है। प्लेसिबो शब्द का मतलब होता है, प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है उसका मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान को बदलते हुए, किसी व्यक्ति के मानस या मानसिकता को बदलते हुए कोई काम करते हो, तो वो चीज उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण हो जाती है बजाय एक्चुअल किसी और चीज के होने के। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। मतलब प्लेसिबो शब्द का मतलब होता है कि कोई चीज को वास्तविकता में किसी चीज को वास्तविकता में कराना है मुझे, तो मैं उसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव से करा दूं बजाय किसी फिजिकल एक्टिविटी से। जैसे मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। आपको शायद पता नहीं है कि ज्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो जो इलाज करते हैं, जैसे मेरे एक मित्र था, वो बार बार ये कहता था कि मेरे को कोई बड़ी बीमारी है, मैं तो बहुत बीमार हूँ। वो डॉक्टर को जाकर के रोज परेशान करे। डॉक्टर ने को कहा कि मेरे को कोई बीमारी है, आप इसको मेरे ढंग से इलाज करो, मैं रोज रोज बीमार हो जाता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है तुम्हारा मैं एक टेस्ट करूँगा। उसने टेस्ट किया और उसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि अच्छा उस टेस्ट में कुछ निकला नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसको क्या बोला, हाँ टेस्ट में पता चल गया आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका इलाज मेरे पास है, एक नई दवाई आई है उससे वो इलाज संभव है, तो मैं आपको वो दवाई लिख देता हूँ। और थोड़ी सी महंगी जरूर है वो दवाई, लेकिन उसको अगर रेगुलर लोगे आप और नियम से लोगे तो आपको बहुत जल्दी आप हफ्ते भर में ठीक हो जाओ। और डॉक्टर ने चीनी की गोलियां पैक करके पुड़िया पे और दे दी। अब देखिए साइकोलॉजिकल प्रभाव डाला है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है। दवाई तो दी नहीं, दवाई में तो चीनी गोलियां तो नहीं देते डॉक्टर, उसकी जगह विटामिन की गोलियां दे दी, कैल्शियम की गोली दे दी, मल्टीविटामिन दे दिया, बी कॉम्प्लेक्स दे दिया। ऐसे करके कोई भी सिंपल गोलियां, चीनी की गोलियां जैसी गोलियां कोई बांध के दे दी और बोला ये आपको एक गोली सुबह और एक गोली रात को खाना खाने के बाद खानी है और 1 हफ्ते तक खानी है। आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे और रिजल्ट तो चौथे दिन से दिखने लग जाएंगे। अब पेशेंट को क्या लगता है, 2 चीजें। पहली, पेशेंट को डॉक्टर पे विश्वास है, वो विश्वास उसको ठीक करेगा, दवाई ठीक नहीं करेगी। और उस विश्वास को डॉक्टर ने जमा दिया मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल के। इस इलाज को प्लेसिबो इलाज कहते हैं। तो कई बार एक्सपेरिमेंटर जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है, डॉक्टर जब इलाज करता है, डॉक्टर भी रिसर्चर ही है जो रिसर्च कर रहा है, डायग्नोस्टिक रिसर्च बोलते हैं इसको, ये डायग्नोस्टिक रिसर्च ही चल रही है। तो डॉक्टर ने उस रिसर्च में, उस एक्सपेरिमेंट में, पार्टिसिपेंट कौन है, पेशेंट, एक्सपेरिमेंटर कौन है, डॉक्टर। उसने एक्चुअली
एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, उसने प्लेसिबो किया। और पेशेंट को पता है क्या कि प्लेसिबो किया? नहीं पता। डॉक्टर को पता है क्या? हाँ, डॉक्टर को पता है, एक्सपेरिमेंटर को पता है। तो जब किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी रिजल्ट्स में, किसी रिसर्च के आउटकम में बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी मतलब व्यक्तिनिष्ठता होती है, यानी व्यक्ति दर व्यक्ति उसमें चीजें बदल सकती है, सोच में, नजरिए में। तब उसके अंदर जो बायस होता है उसे कंट्रोल करने के लिए, वो जो पक्षपात है उसे कंट्रोल करने के लिए हम ब्लाइंड स्टडी करते हैं। और ये ब्लाइंड स्टडी दो तरह की होती है। एक होती है सिंगल ब्लाइंड, जिसमें एक्सपेरिमेंटर को तो पता होता है लेकिन पार्टिसिपेंट से छुपाया जाता है। पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता क्या दवाई दे रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसे सिंगल ब्लाइंड कहते हैं। और डबल ब्लाइंड वो होता है जिसमें पार्टिसिपेंट और एक्सपेरिमेंटर दोनों को ही नहीं पता होता कि जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट और कौन सा प्लेसिबो है। रिसर्चर को नहीं पता होता कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा प्लेसिबो है। जब उसे नहीं पता होगा तो डबल ब्लाइंड में क्या होगा, वो पक्षपात नहीं कर पाएगा। वो आंकड़ों में पहले ही कह देगा तो प्लेसिबो है, इसलिए इसमें तो मुझे पता है पहले से क्या होगा। तो डबल ब्लाइंड में रिसर्चर को भी नहीं पता होता कि उसको, उससे भी छुपाया जाता है, एक्सपेरिमेंटर से भी छुपाया जाता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा प्लेसिबो है, ताकि निष्पक्ष आंकड़े आए, लिखे वो निष्पक्ष डेटा लिखे कि भैया इससे ये हुआ था और इससे ये हुआ था। वो तो बाद में पता चलेगा क्या था। तो ब्लाइंड स्टडी का ये मतलब होता है कि जब किसी रिसर्च आउटकम में पॉसिबल बायस होता है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम ब्लाइंड स्टडी करते हैं। मैं हिंदी में बोल देता हूं। यदि किसी निष्कर्ष प्रतिफल में या किसी शोध निष्कर्ष में, यदि किसी शोध निष्कर्ष में संभावित पक्षपात होने की संभावना हो, या सिर्फ ऐसे लिख लो पक्षपात होने की संभावना, यदि किसी शोध निष्कर्ष में पक्षपात होने की संभावना हो तो उस पक्षपात को हटाने के लिए ब्लाइंड स्टडी की जाती है। अंध अध्ययन बोलते हैं इसको। वैसे हिंदी में भी ब्लाइंड स्टडी बोल सकते हो। तो अंध अध्ययन या ब्लाइंड स्टडी की जाती है। ब्लाइंड स्टडी दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल ब्लाइंड, एकल अंध अध्ययन, और दूसरी होती है डबल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड क्या होती है? सिंगल ब्लाइंड वो होती है जिसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटर को तो पता होता है, रिसर्चर को नहीं पता होता। एक्सपेरिमेंटर इज अवेयर लेकिन पार्टिसिपेंट से छुपाया जाता है। और डबल ब्लाइंड क्या होता है? जिसमें एक्सपेरिमेंटर और पार्टिसिपेंट दोनों से छुपाया जाता है, दोनों से छुपाया जाता है कि किस चीज का एक्सपेरिमेंट कौन सा है और प्लेसिबो कौन सा है। कोई भी एक्सपेरिमेंट में बदलाव है या कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो चीज दोनों से छुपाई जाए तो डबल ब्लाइंड, और एक्सपेरिमेंटर की जगह पार्टिसिपेंट से छुपाया जाए तो सिंगल ब्लाइंड। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये ब्लाइंड स्टडी का कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा। ये ब्लाइंड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पीयर रिव्यूज में भी बहुत पूछते हैं इस पे क्वेश्चंस। पीयर रिव्यू में भी ब्लाइंड रिव्यू होता है, सिंगल ब्लाइंड रिव्यू और डबल ब्लाइंड रिव्यू। पीयर रिव्यूज में भी ब्लाइंड होता है और एक्सपेरिमेंट में भी होता है। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था पर्पस ऑफ ए ब्लाइंड स्टडी इज टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फिगरिंग आउट व्हाट द एक्सपेरिमेंटर वांट्स। तो ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता चाहता क्या है। बिल्कुल यही बात है, वो यही चाहते हैं कि प्रयोगकर्ता को पता नहीं चले कि जो पार्टिसिपेंट है, प्रतिभागी है, उसको पता नहीं चले कि प्रयोगकर्ता जो है एक्चुअली क्या कर रहा है। इससे क्या होगा, निष्पक्ष आंकड़े आएंगे। नहीं तो आपका प्रतिभागी जो है आपके आंकड़ों को डिस्टर्ब कर देगा, एक्चुअल आंकड़े नहीं आएंगे।
तो यह तो सत्य है। इंटरैक्शन बिटवीन एक्सपेरिमेंटर एंड पार्टिसिपेंट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन सोशल साइंस रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगकर्ता और प्रतिभागी के बीच अंतःक्रिया सदैव लाभकारी होती है। नहीं, सदैव लाभकारी नहीं होती। कई बार ये अंतःक्रिया होनी ही नहीं चाहिए। प्रयोगकर्ता और अनुसंधानकर्ता और प्रतिभागी के बीच तो कई बारी अंतःक्रिया होना नुकसानदायक हो जाता है। आंकड़ों को डिस्टर्ब कर देगा, वो आंकड़ों को पक्षपातपूर्ण बना देगा, तो हमेशा लाभकारी नहीं होती। ये तो गलत है, क्योंकि अंतःक्रिया का मतलब इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब प्रतिभागी पूछ सकता है क्या डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये दवाई आपने कौन सी दी, मुझे इसका नाम बताओ, कहां से आई है। ये इंटरेक्शन है। तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ज्यादा इंटरेक्ट करने के लिए, ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए या ज्यादा अंतःक्रिया उस समय नहीं करेगा कि जब वो प्लेसिबो कर रहा हो। तो कई बार तो डॉक्टर पर्ची लिख के कहते बाहर से ले लेना, बाहर मेरा कंपाउंडर बैठा है उससे दवाई ले जाओ, और कंपाउंडर को पर्ची पे लिख दिया प्लेसिबो, तो कंपाउंडर समझ गया कि क्या देना है। तो ये अंतःक्रिया हमेशा अच्छी नहीं होती। तो इसलिए, और अगर आप ब्लाइंड स्टडी करना चाहते हो तो फिर तो अंतःक्रिया बल्कि आपकी ब्लाइंड स्टडी को खराब करेगी। तो दोस्तों पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। आया समझ में? ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी, आज तो दोनों चीज सीख ली इस बहाने, क्वेश्चन के बहाने। ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी, सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग का क्वेश्चन आ गया साहब। Which of the following is a major advantage of online learning over offline learning? आजकल के परिप्रेक्ष्य में, आजकल के पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग। देखिए आप लोग जो ले रहे हैं अभी ऑनलाइन लर्निंग है, और क्लासरूम में जो आप पढ़ने जाते हैं वो ऑफलाइन लर्निंग होती है। तो ऑफलाइन लर्निंग का मतलब जो आप वास्तविक क्लास में एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स जगह पर, एक फिक्स कमरे में, एक फिक्स टीचर से पढ़ने जाते हैं, उसको कहते हैं कक्षागत वातावरण या कक्षागत संचार, क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो वो है ऑफलाइन लर्निंग, वहां पे होती है ऑफलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग क्या है? ऑनलाइन ये जो अभी आप ले रहे हैं, अब उसने पूछा है कि एडवांटेज क्या है, मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। अब आप बताइए कि ऑनलाइन लर्निंग का आप क्या एडवांटेज समझते हैं ऑफलाइन से। आप कहेंगे सर पहली चीज सस्ता बहुत है, कई बार तो फ्री है, और कई बार अगर फीस लग रही भी है, जैसे एक ऑफलाइन की यूजीसी नेट के पेपर 1 की ऑफलाइन फीस से ऑनलाइन फीस शायद चौथाई होती है, तो 20-25% फीस लगती है सिर्फ, तो सस्ता है। सभी में, सभी सब्जेक्ट्स में, सभी कोर्सेज में यही होता है। दूसरा फायदा, आप कहोगे सर टाइम बहुत बचता है, आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है सब, समय की बचत हो। तीसरा फायदा, आप कहोगे सर सुविधा बढ़ी है। कैसे सुविधा है? ऑफलाइन क्लास लेने के लिए तो मुझे नहा धो करके, तैयार होके, कपड़े पहन करके गाड़ी में जाना पड़ेगा। अब यहां तो उठा, बिस्तर पे लेटे लेटे ही, उठने की भी जरूरत नहीं, बिस्तर पर लेटे लेटे ही मोबाइल चालू किया और अली सर की क्लास 10 बजे आई और ऑन कर दिया और क्लास ले ली। बिस्तर पे लेटे लेटे खा भी रहा हूँ, चिप्स भी खा सकता हूँ, चाय भी पी सकता हूँ, क्लास भी ले सकता हूँ, बीच में मन करे तो उठ के थोड़ी देर घूम भी आ सकता हूँ। ऑफलाइन में तो ऐसा संभव नहीं है, चिप्स खा लो, चाय पी लो, संभव ही नहीं। क्लास में से उठ के नहीं जा सकते। और यहां तो लेट के देख रहे हैं साहब, तकिए पे सिर रख के आराम से। ऑफलाइन क्लास में तो जरा सा पीछे जरा सा टेक तो लगाओ, टीचर कह देगा क्या बात है भाई, बेडरूम में बैठा है क्या, और आप खुद ही नहीं करेंगे क्योंकि बाकी बच्चे बैठे सब। तो सुविधा है ना, लचीलापन। चौथा फायदा धन की बचत, सस्ता है, सस्ता आपने बात करी ली, सस्ता है, धन की बचत होती है। पांचवा फायदा यह है दोस्तों के
आप वही लचीलापन की ही एक और बात है कि आप कभी भी क्लास देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं और कितनी बार भी देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास एक बार छूट गई तो गई, एब्सेंट हो गए तो एब्सेंट हो गए तो गए। यहां तो एब्सेंट होने की चिंता ही नहीं। यहां एक बार छूट गई, 10 बजे अनिल सर की क्लास आई और आप छूट गए, कोई बात नहीं, 12 बजे देख लूंगा, दिन में देख लूंगा, शाम को देख लूंगा, रात को देख लूंगा, मेरी सुविधा से कभी भी देख लूंगा। और कितनी बार मर्जी पसंद आ गई एक बार क्लास दोबारा देखूंगा, कोई चीज दोबारा समझ नहीं है तो 3 बार भी देखूंगा। आपकी प्रॉपर्टी है, वो जितनी बार मर्जी देखो। ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं होता है ना। छठा फायदा, देखो मैं सारे फायदों की पूरी लिस्ट ही बना रहा हूं, बता रहा हूं। क्वेश्चन तो कराऊंगा जो कराऊंगा, उसके बहाने इस टॉपिक को ही पढ़ा दूंगा पूरा, और पूरी पॉइंट्स की लिस्ट ही बनवा देता हूं। मैं आशा कर रहा हूं आपका पेन चल रहा है। बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ओवर ऑफलाइन लर्निंग, ये क्वेश्चन कई बार आ गया और इस पर मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं सारे आपको, क्या पता कौन सा पॉइंट आ जाए कब। फिर एक छठा फायदा क्या है, छठा फायदा ये है दोस्तों, रीच, इसका फैलाव। ऑफलाइन में एक सीमा है। मैं क्लास में 100 बच्चों की स्ट्रेंथ है या 50 बच्चों की क्लासरूम है तो मैं 50 ही बिठा पाऊंगा, 51 नहीं बिठा सकता। और अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स कर रहे हो आप, तो उसमें तो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस होते हैं, करिकुलम के गाइडलाइंस होते हैं, यूजीसी के गाइडलाइंस होंगे, तो 50 बच्चों का एडमिशन लेना तो 50 के ले पाएंगे, 50 सीट भर गई, और आप कितने भी करना चाहते हो, सीट नहीं है तो नहीं मिलेगा एडमिशन। ऑनलाइन में एनरोलमेंट की कोई सीमा नहीं है, कितने भी लोग एनरोल हो सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्स में बच्चा एडमिशन लेता है, तो ऑफलाइन में तो हमें कहना पड़ता है कई बार कि भाई अब जगह फुल हो गई, नहीं ले पाएंगे एडमिशन, अगले बैच का वेट करो। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं कहते बच्चे, ले ले एडमिशन, क्योंकि ऑनलाइन तो चलता है इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी तो बढ़ाई जा सकती है। इंटरनेट का बड़ा स्पेक्ट्रम लेकर के, ज्यादा इंटरनेट का बड़ा जीबी लेकर के, डेटा, ज्यादा डेटा लेकर के आप तक पहुंचाया जा सकता है। तो एनरोलमेंट की कोई सीमा नहीं है। छठा फायदा ये, देखिए अब कितना बड़ा फायदा है ना। और दूर दूर तक पहुंच, गांव में, सुदूर गांव में, कोई दूर रिमोट एरिया में कोई आदमी बैठा है जिसका जयपुर या दिल्ली या बंबई या कहीं तक पहुंचना नहीं हो पा रहा, शहर तक पहुंचना नहीं हो पा रहा क्लास लेने के लिए, उसको अपने गांव में, रिमोट गांव में बैठे बैठे मोबाइल पर ले सकता है। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी सुविधा है। एक्सेस बोलते हैं इसको, एक्सेस मतलब पहुंच, कहां तक भी पहुंचा सकते हैं। तो ऑनलाइन के फायदे। तो उसने पूछा अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ कौन सा है, तो मैंने तो बहुत सारे बता दिए, 6-7 बता दिए आपको, एक कोई चुन लो। लिमिटेड एक्सेस, सीमित पहुंच, नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था बहुत पहुंच है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, हाँ ये लाभ है। हाई कॉस्ट, उच्च लागत, नहीं उल्टा सस्ता पड़ता है, निम्न लागत। इंटरएक्टिविटी, पारस्परिक क्रियात्मकता, दोस्तों ये एक ड्रॉबैक है, ये एक नुकसान है ऑनलाइन का। ऑफलाइन में जिस तरह से आप टीचर से बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन हो सकता है, टीचर आपको देखता है तो आपके हाव भाव से कई बार टीचर समझ जाता है, आपको टॉपिक समझ नहीं आया दोबारा समझा देगा। ऑनलाइन का ये ड्रॉबैक है कि ऑनलाइन में टीचर आपको ज्यादा समय, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स देख ही नहीं पाता, आपकी आवाज भी नहीं सुन पाता, आप सिर्फ टीचर को देख पा रहे होते हो। कई बार तो चैटिंग भी नहीं कर पाते समय पर, तो फिर इंटरएक्टिविटी नहीं होती, अंतःक्रियात्मकता नहीं होती, ये एक नुकसान है ऑनलाइन का। तो फायदा तो यहां पर एक ही है, लचीलापन। एक फायदा दिखा, हमने टिक कर दिया, आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, एक और सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट चेंज होते जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। पेपर 1 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में, पता ही आपको। तो मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराता जा रहा हूँ, सब्जेक्ट चेंज होते जा रहे हैं, और जो भी सब्जेक्ट आता जा रहा है उस पर मैं आपको उसका कंसेप्ट बताता जा रहा हूँ, टॉपिक बताता जा रहा हूँ, उसकी चीजें सिखाता जा रहा हूँ, नोट्स उतारते जा रहा हूँ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इस पर कुछ बातें बताता हूं आपको। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन,
दोस्तों सबसे पहले ये समझना है आपको कि ये चीज क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होता क्या है। दोस्तों ये एक सौर ऊर्जा को संचरित करने का एक गठबंधन है। और कितने देशों ने बनाया इस गठबंधन? 119 देशों का गठबंधन है। 119 देशों का गठबंधन है ये। इट इज एन अलायंस ऑफ 119 कंट्रीज। पिछले साल तक 118 ही थे, अभी नई एक 119वां देश जुड़ा है। कौन सा देश जुड़ा है? 119वां, रिपब्लिक ऑफ माल्टा। माल्टा देश जो है वो अभी जुड़ा है, 119वां देश, रिसेंटली। नोट करते जाना, कुछ चीजें बोलूंगा, कुछ लिखूंगा। इस गठबंधन को बनाया किसने, किसने चालू किया? हम ही हैं, सिरमौर। हमसे आप पहले कौन हो सकता है? हमारे साथ एक और हमारा दोस्त था, और वो है फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के 2015 में इसे चालू किया। कहां पर चालू किया? कहां चालू किया? पेरिस में। पेरिस में पहली बार इसका स्टार्ट हुआ। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो, अब फ्रांस और इंडिया दोनों देशों के मिलकर के इसको चालू किया और देशों को जोड़ा। 119 देशों का अलायंस। ये काहे का अलायंस है? और ये कौन से 119 देश है? कोई खास 119 देश है? हाँ, ये 119 देश नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया इनका सूर्यपुत्र, सनशाइन कंट्रीज। सूर्यपुत्र नाम दिया मोदी जी ने इसको, सूर्यपुत्र देश। सूर्यपुत्र देश किसको कहते हैं? सनशाइन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं बच्चों जिनके ऊपर साल में कम से कम एक बार सूरज सिर पे, बिल्कुल फोरहेड पर, मतलब डायरेक्ट सूरज की जो रोशनी है वो आती है। डायरेक्ट सूरज की जो किरणें हैं, डायरेक्ट सूरज की जो रोशनी है वो पड़ती, कम से कम एक बार। तो और कई देश तो ऐसे हैं जिनके साल में 200 दिन, 150 दिन, 250 दिन रोशनी रहती है सूर्य की। तो ऐसे देशों को सूर्यपुत्र देश कहते हैं या सनशाइन कंट्रीज कहते हैं। और ये देश आपके जो ग्लोब है इसमें एक फिक्स इनके एक लोकेशन है, और वो लोकेशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इनके मध्य में या तो पूर्ण रूप से या पार्शियल रूप से अगर स्थित है वो देश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ठीक मध्य में या तो पूर्ण रूप से स्थित है और या आंशिक रूप से स्थित है, तो ऐसे देशों को सूर्यपुत्र देश या सनशाइन कंट्रीज कहते हैं, है ना दोस्तों। तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 119 देशों का अलायंस है। और इनका 2030 तक का एक टारगेट है, टारगेट 1000 बोलते हैं इसको, वो भी लिख लो नोट्स में। इसको बोलते हैं टारगेट 1000। तीस नवंबर 2015 डेट भी लिखा देता हूं आपको, अगर कल कभी इत्तेफाक से डेट आ जाए तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों टारगेट 1000 क्या चीज है? ये
टारगेट 1000 का मतलब है 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स का निवेश। 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स का निवेश, इन्वेस्टमेंट, ताकि 1000 मिलियन लोगों तक सौर ऊर्जा का पहुंचे। 1000 मिलियन समझते हैं आप? 1000 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स का निवेश, आप देखिए बिलियन बोल रहा हूं और वो भी डॉलर्स का निवेश करें, ताकि उतार लो इसको, जल्दी उतारो, पन्ने को पलटूंगा फिर, फटाफट फटाफट, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, लिखिए जल्दी जल्दी उतारिए। $1000 बिलियन यूएस डॉलर्स का निवेश, ताकि 1000 मिलियन लोगों तक सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, सौर ऊर्जा से प्राप्त जो इनका जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो पहुंचे। कब तक? 2030 तक का टारगेट है ये। इसके जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर अजय माथुर हैं। तो ये है साहब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उतार लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। डायरेक्टर जनरल लीजिए, ये भी लिख देता हूं। डॉक्टर अजय माथुर हैं डायरेक्टर जनरल इसके। तो दोस्तों ये सोलर अलायंस है जो 119 देशों का अलायंस है। भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 में पेरिस में इसको स्टार्ट किया। सनशाइन कंट्रीज, जितने भी सूर्यपुत्र देश है वो इसमें जुड़े हुए हैं, और वो सारे सूर्यपुत्र देश जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित है, या तो पूर्ण रूप से उसके बीच में स्थित है या उनका अधिकांश हिस्सा उसके बीच में स्थित है। तो और टारगेट है 2030 तक का कि भैया 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स निवेश किए जाएंगे, ताकि 1000 मिलियन लोगों तक सौर ऊर्जा का पहुंचे और सौर ऊर्जा से लोगों को फायदा मिले। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये, मैं आशा कर रहा हूं कि आपने उतार लिया, फटाफट जल्दी जल्दी उतार लीजिए। मैं क्वेश्चन के बहाने बहुत सारे, कई बार क्या है मेरे अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। तो आप कई बार कुछ चीज़ें मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं पाता, तो आप लिख लिया करो। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आता है तो मैं उस पर जब भी आपको चीज़ें बताता हूँ पॉइंट्स लिख लिया करो, नोट्स कॉपी खुली रखा करो। क्या पता क्या चीज़ एग्जाम में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं चलता टीचर के मुंह से जो निकले, और क्या पता क्या चीज़ एग्जाम में आपको फायदा दे जाए, है ना दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर पहला है, हमारा क्वेश्चन था मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस लाए। अच्छा, उसने तो एक बहुत छोटी सी बात पूछी है, मैं तो बाकी पूरी आपको रामायण ही बता दी। उसने छोटी सी बात पूछी थी, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन वाले ज्यादातर जो देश हैं वो स्थित कहां पर है। मैंने बता दिया कहां स्थित है, सूर्यपुत्र है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं है भाई, नीचे भी नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। तो दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है ये देश सारे। और क्यों स्थित है मैंने बता दिया, साल में कम से कम एक बार सूर्य इनके डायरेक्ट वर्टिकली ओवरहेड होता है, ये भी वजह बता दी मैंने। सूर्य की रोशनी ज्यादा पहुंचती है देशों तक, इसीलिए इनको सूर्यपुत्र कहते हैं, सनशाइन कंट्रीज बोलते हैं। चले आगे बच्चों। तो ये था आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्वेश्चन, और उस पर ये थे नोट्स जो हमने इतने सारे सीखे
और मैं आशा करता हूँ आपने उतार भी लिए होंगे। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आगे बढ़ जाऊँ तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट्स उतार लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों, लीजिए साहब, पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की बात कर रहा है ये भी। अब बात यह है कि नॉइज पोल्यूशन शब्द का मतलब क्या है? ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण शब्द जो है ये, इसके मतलब कानों में जो शोर पहुंचता है ये बहुत इरिटेटिंग होता है, और ज्यादातर लोग तो ध्वनि प्रदूषण का मतलब एक सामान्य व्यक्ति तो इसकी महत्ता को समझता ही नहीं। और हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी, लोगों को हॉर्न बजाने का बहुत शौक है भाई, मजे से हॉर्न बजाते, लाल बत्ती से हरी हुई नहीं कि पे 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 हॉर्न बजाना चालू। अरे दोस्त, आगे की गाड़ी जाएगी तो मैं निकलूंगा ना, तो ऊपर से निकल जा उड़ के, बताइए आप, बेवजह हॉर्न बजाते। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण अगर 75 डेसिबल से ऊपर है तब वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, लेकिन WHO ने इसके लिए जो मानक रखे हैं वो 65 डेसिबल के रखे हैं। हम तो वैसे भी हम है ना, हमें तो 65 डेसिबल कुछ लगता ही नहीं है, पर WHO का मानक तो 65 डेसिबल का है। और वैसे 75 डेसिबल से ऊपर है तो आपके कानों में बहुत परेशानी करेगा, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। और अगर ये 120 डेसिबल या उससे ऊपर चला गया तो फिर आपके डिफेक्ट कर देगा कानों में, बहुत पेन करता है, फिर तो आपके हियरिंग लॉस भी हो सकता है, आपके कोई श्रवण शक्ति भी जा सकती, हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की पहले बात कर रहा है तो पहले उस पर मैं कुछ बातें बता दूं आपको। क्वेश्चन की जब बात कहते हैं ना, जब जिक्र आया है तो दूर तलक जाएगा, है? अब तुम्हारा जिक्र आया है तो दूर तलक जाएगा, देखिए और क्या क्या आगे आएगा, और क्या क्या आगे आएगा, है? वाह वाह। तो नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण, अब जिक्र चला है तो दूर तलक जाएगा। अब मुझसे टॉपिक का जिक्र किया है तो मेरे अंदर से उसके बारे में चीजें तो निकलेंगी। दोस्तों WHO का मानक है, WHO के अनुसार, WHO समझते हो ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO 65 डेसिबल से अगर ऊपर है तो ध्वनि प्रदूषण है। वैसे सामान्यतः 75 डेसिबल से अगर ऊपर होता है तो ये शोर कहलाता है, और अगर 120 डेसिबल से ऊपर हो जाए तो ये बहुत नुकसानदायक है, हानिकारक है, श्रवण शक्ति जा सकती है, कान खराब हो सकते हैं, बहुत पेनफुल है। लो साहब, थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। अच्छा, ये डेसिबल लिखा डीबी, डीबी मतलब डेसिबल। डेसिबल जो है वो ध्वनि को नापने का यूनिट है। एक और यूनिट है ध्वनि को नापने का, हर्ट्ज। ठीक है, तो नोट करते जाओ, एक्स्ट्रा चीजें जो जो बताता जाऊं, फटाफट मतलब साइड में हो जाता हूं मैं, फटाफट फटाफट नोट करते जाओ। तो ये 75 डेसिबल से ऊपर ऊपर लिखा है। If it is above 75 decibel, it becomes noise, shore, harmful noise. और अगर 120 डेसिबल से ऊपर चला गया तो फिर तो नुकसान ही करेगा, कानों को हियरिंग लॉस भी हो सकती है, पेनफुल हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन था, शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भासन से व्यक्ति के कायिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल सत्य बात है, 100% सत्य बात है दोस्तों। नॉइज पोल्यूशन अगर होगा, किसी व्यक्ति को नॉइज पोल्यूशन ज्यादा से वास्ता करेंगे आप, ज्यादा 2-4 होगा वो, तो उसके स्वास्थ्य पर, उसकी कायिक भाषा पर प्रभाव पड़ेगा, बीमार हो जाएगा, नुकसान होगा, कान खराब हो सकते हैं, सुनने की क्षमता कम हो सकती है।
दूसरी लाइन, एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। हाँ, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अफेक्ट करता है, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप देखिए जो एयरपोर्ट के पास लोग जो रहते हैं वो ज्यादातर कानों में लगा के रखते हैं, बहुत कई बार आपने देखा होगा बहुत तीखी आवाज या तेज आवाज है ना, उससे आपको दांतों में कुछ होने लग जाता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये आपके मनोवैज्ञानिक पे प्रभाव डालता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी डालता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से नुकसानदायक है, प्रभाव डालता है। तो ये है नॉइज पोल्यूशन की बात। तो दोस्तों समय तो भागता जा रहा है, दिल तो करता ही जाने का है, आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, घड़ी बोलती है बस कर बस कर, बाकी कल भी तो पढ़ाना है, आगे भी तो अगली क्लास भी तो लेनी है, तूने घड़ी बुलाती जा रही है, कह रही तेरी अगली क्लास का टाइम हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इजाज़त दीजिए। अनिल सर आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे कल एक नए प्रेम के साथ, नए प्रेम की गागर के साथ। उस गागर में सागर भर के लाने की कोशिश करूंगा, छोटे से समय में बहुत सारा देने की कोशिश करूंगा। कल फिर मुलाकात होगी उसी समय। धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।